आज की सबसे बड़ी खबर है कि 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल और एम्स अस्पताल जो है उसका ओपीडी जो है वो 2:30 बजे तक बंद रहेगा। कोरोना में अस्पताल बंद नहीं हुआ था, वो आप ही के काम आए थे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन 2:30 बजे तक ओपीडी बंद रहेगा, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। सोचिए, अच्छा मतलब मैं अब समझ में आया कि सरकार के सारे फैसले की खबर पत्रकारों को पहले से कैसे होती है। एक अमीश देवगन नाम का पत्रकार है जिसने राजकुमार भाटी के जवाब देते हुए कहा था कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बताइए कि क्या मंदिर जो जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर है कि दिल्ली में 2 बड़े अस्पतालों के बारे में जानकारी आ रही है। राम मनोहर लोहिया आरएमएल और एम्स, ये 2 ऐसे अस्पताल हैं जहां 2:30 बजे शाम तक ओपीडी के काम नहीं होंगे, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी। आपको पहले ही पता है, भारत सरकार ने मंडे को भी 2 बजे तक से 2:30 बजे तक छुट्टी घोषित कर दी है। लेकिन दिल्ली में छोटा रिचार्ज है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो भी छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं खबर यह है कि बिहार सरकार ने कहा है कि जिनको भी इस मौके पर छुट्टी लेना है वो अप्लाई करें। संवैधानिक रूप से काम चलता रहेगा, ये कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है। और वहीं संविधान प्रस्तावना दिवस भी मनाया जाएगा। 22 जनवरी को दिन ही संविधान प्रस्तावना दिवस मनाया जाएगा। उस दिन संविधान की प्रस्तावना रखी गई थी, इसलिए तो बिहार सरकार, नीतीश कुमार लगातार संवैधानिक और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के रूप जो है, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी जो है वो संविधान सभा करने जा रही है। वही बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं कि हम 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाओं का आह्वान किया है, बुद्ध के विचारधारा से प्रेरित होकर, जो उन्होंने दीक्षा ली थी, धम्म दीक्षा ली थी 1956 में नागपुर में, उसको भी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 26 जनवरी को आप सब जानते हैं हमारा रिपब्लिक डे है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ऐतिहासिक दिन होता है। 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। लेकिन दिल्ली में अभी भी कोई बहुत तैयारी नहीं दिख रही है। तिरंगा उरंगा कहीं लग नहीं रहा है, अभी फिलहाल कहीं भी तिरंगा लगा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं दिल्ली में धारा 144 जरूर लगा दी गई है। देखते हैं कि कब तक है धारा 144 रहता है, क्योंकि 31 जनवरी को बामन मिश्राम ने बड़ा ऐलान किया है कि ईवीएम के खिलाफ वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो ये भी बड़ी खबर है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। उसके बाद 29 और 30 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में WTA बी द पीपुल का कार्यक्रम है ईवीएम के खिलाफ, और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आज आपसे है कि क्या 2024 के चुनाव में क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जयंत चौधरी के साथ उनका गठबंधन हो गया है, कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक SC ST OBC वाली लीडरशिप वाली पार्टियां एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, 2024 का चुनाव और टफ होगा। रही बात यूपी की, तो यूपी में अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता है तो ये चुनाव इन दोनों के लिए टफ होगा और दोनों चुनाव हार जाएंगे, और बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। और सपा बसपा का वोट काटेगी, बसपा का वोट सपा काटेगी, और दोनों पार्टी धाराशायी हो जाएगी। जो पिछले सपा और बसपा ने, पिछले बीएसपी ने 3 चुनाव लगातार हारे हैं, एक बार सपा से, 2 बार बीजेपी से, और लोकसभा के भी चुनाव वो हार रहे हैं लगातार। अच्छा प्रदर्शन नहीं है, पिछली बार 10 सीटें आई थी गठबंधन में। सपा भी लगातार 2 चुनाव हारी है, बीएसपी को हराकर सत्ता में आई थी, अब वो बीजेपी से लगातार 2 बार हार रही है। तो क्या बहुजन समाज के नेताओं का, जो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, इनका जो पूरा जो अभी तो फिलहाल आरजेडी जेडीयू एक साथ है, तो सपा बसपा का गठबंधन पर आपकी क्या राय है। और सब एक और दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, वो बहुजन नेता, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आपको बता दें कि निषाद जी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओपी राजभर हो, ये लोग बीजेपी के पाले में। सवाल है कि बीजेपी का एजेंडा है धार्मिक एजेंडा, वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जाति जनगणना सोशल जस्टिस के पक्ष में नहीं है।
नौकरियों के पक्ष में बहुत नहीं है। नौकरियां सोचिए, पिछले 5 सालों में पहली बार 5,000 रेलवे में पदों की आई है, जबकि 2,98,000 तो पद ऐसे ही खाली है रेलवे में। तो सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, वो प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, और कॉलेज यूनिवर्सिटी पर बिल्कुल फोकस नहीं। तो बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। तो क्या ये जो सोशल जस्टिस वाले जो दल हैं या जो बहुजन समाज के लोग हैं जो बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, क्या उनकी कम्युनिटी, खासकर चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट हैं, निषाद समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, जो खासकर SC ST OBC में आते हैं, क्या इन लोगों की भी वैचारिक सहमति है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सवाल ये है कि जब सवर्ण समाज एक पार्टी तय करता है, सोचिए इस देश में सवर्ण समाज की दर्जनों पार्टियां हैं, ममता बनर्जी भी सवर्ण है, नवीन पटनायक भी सवर्ण है, उसके बाद कांग्रेस भी सवर्ण है, बीजेपी भी सवर्ण, लेकिन इन दलों को वोट नहीं करते हैं सवर्ण समाज के लोग, एक मुश्त बीजेपी को वोट करते हैं। उसी तरह से क्या बहुजन समाज के लोग भी एक मुश्त एक समाज को जाति के नाम पर या वर्ग के नाम पर, SC ST OBC के नाम पर एक दल को नहीं वोट करेंगे? तब तक उनकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और उनको तय करना होगा। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे तब तक उनके वोट की वैल्यू नहीं रहेगी। वहीं राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बीजेपी की तरह टैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। एक तो बीजेपी जिस तरह से गठबंधन करती है छोटे छोटे दलों से, तो SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां छोटी पार्टियां, उसके बाद भी आपस में गठबंधन नहीं करती, ये एक बात। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से बीजेपी उन लोगों को टिकट नहीं देती है जो कम्युनिटी उनको वोट नहीं करता, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी वोट नहीं करता है। तो क्या जो सोशल जस्टिस वाले दल हैं, SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो ये फॉर्मूला अपना सकती है कि सवर्ण समाज के लोग हमको वोट नहीं करते तो हम सवर्ण समाज को वोट ना दें? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 2024 के चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? क्या आप धर्म के नाम पर वोट करेंगे या बेरोजगारी के नाम पर, नौकरी के लिए, सरकारी स्कूल अस्पताल के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अग्निवीर में हटाने के लिए? ये बड़ा सवाल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।